ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने पिट्यूटरी से रिलेटेड जितना भी था वो एक 35 मिनट की वीडियो बनी थी, उसके अंदर आपको बता दिया। अभी जो है ना वो हमने थायराइड ग्लैंड जो कि पाकिस्तान की मैं कहता हूँ नेशनल बीमारी मान चुकी है। मतलब हर दूसरी खातून को जो है ना थायराइड का मसला चल रहा होता है। इवन कि मेडिकल गर्ल्स जो है ना मैंने देखी हैं कुछ, उनको भी जो है ना वो थायराइड्स के मसले बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो जो थायराइड है ना, इसका नाम एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ठीक है, ये हमारे पास सपोज करें पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, यहाँ से क्या रिलीज़ हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ठीक है, इसने कहाँ पे एक्ट करना है, आपका जो गला है ना इसके ऊपर आपका यूँ एक जो है ना वो थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे। और थायराइड ग्लैंड के पास क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं छोटे 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 यूँ सपोज कर लें कि फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये फॉलिकल्स जो है ना वो TSH जो है ना इन फॉलिकल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके ऊपर जाके लग जाता है। ठीक, यहाँ पे इसने फॉलिकल्स के अंदर क्या करना है, एक्टिवेट करवाना है रिसेप्टर के ऊपर। जब ज़ाहिर बात है लगता है तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है ना वो जी प्रोटीन्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा बायोकेम के अंदर। तो एक्टिवेट करना है इसने जी प्रोटीन्स को। ठीक है, जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी तो उसने हार्मोन की सिंथेसिस करवा देनी है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन सिंथेसिस होती है ना ये बाइंड करता है किसके साथ, थायराइड से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर है ना प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इसके साथ इसने बाइंड कर देना है। अब वो T3 भी हो सकता है। ठीक है, अब T4 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो है ना वो आयोडीन का ही एक फ़र्क है ना, लेकिन जो T3 है ना 3 नंबर वाला, ठीक है, ये मोर पोटेंट है देन T4। मतलब ये ज़्यादा ताकतवर है T4 से। मतलब 10 टाइम मोर बाइंडिंग है T3 की देन T4 विद दी प्लाज्मा प्रोटीन। अगर T3 जहाँ पे लगा हुआ वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर से जो है ना वो पकड़ लेगा उसको। जबकि T4 जो है ना वो T4 भी एट द एंड मसल के लेवल पे जो है ना वो T3 के अंदर कन्वर्ट होता है। निकलनी तो एक आयोडीन ही होती है ना, टेट्रा आयोडो है या ट्राई आयोडो है। ठीक है, ये उसी से नाम है। तो वही जो है ना वो मसल के लेवल पे T4 भी T3 में कन्वर्ट होता है। और वो रिसेप्टर जो मसल्स के ऊपर होते हैं ना, इसके साथ रिसेप्टर्स जो है ना वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जो है ना वो जीन की एक्टिवेशन करवा देते हैं। और वो सारे के सारे इसमें काम अपना करवाना होता है। इसका बेसिकली काम क्या है, जो हमारे पास थायराइड हार्मोन, अगर कोई पूछ ले ना ये T3 क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, थायरोनीन। और T4 जो होता है ना वो हमारे पास टेट्रा आयोडो थायरोनीन होता है। ये आपने ऑलरेडी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, बेसिकली इसने जो है ना वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो इंक्रीज़ करवा देना, नंबर 1 पे ईजीएस्ट वे में। नंबर 2 पे हमारे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड जो है ना इसका ब्रेक डाउन करवा देना। और नंबर 3 पे जो है ना इसने प्रोटीन की जो है ना वो सिंथेसिस को ना वो इन्हांस करवा देगा। ये इसका जो है ना मोटे मोटे से फंक्शन है। सो मैंने कहा रिसेप्टर्स जो है ना इन सिंपल वर्ड, ठीक है, रिसेप्टर्स ऑन फॉलिकल, जो फॉलिकल के रिसेप्टर है उसके ऊपर जो है ना वो थायरोग्लोबन स्टिमुलेटेड बाय TSH। ठीक है, तो हमारे पास TSH जो है ना वो थायरोग्लोबन से TSH स्टिमुलेट हुआ, वो जो है ना वो उसने फॉलिकल से T3 और T4 को रिलीज़ करवाया। ठीक है, ये अटैच होगा ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर पे, और यहाँ पे इसने जो है ना अपना सारे का सारा इफेक्ट जो है ना वो, यार इसके फोकस, इफेक्ट जो है ना इसने अपना प्रोड्यूस करना है। अब अगर ये ज़्यादा हो जाए तभी मसला है, अगर कम हो जाए तभी मसला है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग और मैं कहता हूँ कि डेफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग, दोनों ही जो है ना वो बैड होते हैं। ठीक है, अगर तो ये एक्सेस है तो इसको हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म, अगर ये कम है तो आपने इसको कह देना हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपर नाम में ही काम है, हाइपरथायराइडिज्म इसके अंदर क्या होता है, जो मरीज़ आपके साथ प्रेजेंट करेगा ना उसके जो है ना वो सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे। सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन जो है ना वो हमारे पास हद से ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट जो है ना उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सोडियम पोटाशियम ATPase जो है ना वो उनकी पंप जो है ना इनकी सिंथेसिस
ज़्यादा हो जाती है। जब जिस के पास सोडियम पोटेशियम की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे काम भी ज़्यादा होगा टपाटप, तो वहाँ पे जो है ना वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है ना वो रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ में ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर दी। आपने देखा होगा हाइपरथायराइड के पेशेंट कहते हैं मुझे रातों को नींद नहीं आती, वजह क्या है उनका उनका जो है ना वो सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के एक्सप्रेशन की वजह से। ठीक है, जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है उनकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाती है। अब पेशेंट जो है ना वो अच्छा हाइपरथायराइडिज्म होता क्यों है ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखो हमने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह है थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, 3 बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टॉक्सिकोसिस की वजह से थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस मतलब वहाँ टॉक्सिसिटी हो चुकी है इन सिंपल वर्ड। नंबर सेकंड पे टीएसएच जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई मसला था उसने टीएसएच बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया जिसकी वजह से थायराइड वो हो गया। ठीक है, और नंबर थर्ड पे हमारे पास होगा कोई भी एक्टोपिक ट्यूमर हो सकता है थायराइड के अंदर। ठीक है, जिन लोगों को थायराइड ट्यूमर होते हैं ना गले के ऊपर थायराइड ट्यूमर, तो वो ट्यूमर इतना उसको एक्टिव कर देता है। ये क्या कहता है थायरोटॉक्सिकोसिस में बेसिकली क्या होता है T3 और T4 का जो लेवल है ना, ठीक है, T3 और T4 इसका लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर फंक्शन हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पे ना सारे का सारा थायराइड ग्लैंड का ही मसला है, जबकि यहाँ पे TSH का मसला मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का मसला है। तो इसको हम डायरेक्ट प्राइमरी हाइपरथायराइड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब मसला कहीं और है लेकिन इसने थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब किया, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड ख़राब था ना थायरोटॉक्सिकोसिस में, जबकि यहाँ पे ग्लैंड बिल्कुल ओके है। मसला कहाँ है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जहाँ से वो सिग्नल आ रहा है, वो सारे का सारा मसला आपके पास क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मोस्ट कॉमन काज अगर मैं कोई पूछे तो आपने कहना कि थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ना हाइपरथायराइडिज्म की सबसे ज़्यादा काम मोस्ट कॉमन काज है। अच्छा, अब ये थायरोटॉक्सिकोसिस भी क्यों हो गया है जनाब, हमें खामखा तो नहीं ना होता। तो इसकी जनाब बड़ी वजह है कि हमारे पास डिफ्यूज्ड हाइपरप्लेजिया उस जगह का हो जाए। ठीक है, हमारे पास डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया हो जाए। ठीक है, या फिर हाइपर फंक्शनल ग्वाइटर उस मरीज़ को हो, हाइपर फंक्शनल ग्वाइटर या मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर्स वहाँ पे, या फिर हाइपर फंक्शनल एडिनोमाज वहाँ पे आपको दिख जाए, तो इसकी वजह से जो है ना वो थायराइड की थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है। ठीक है, अब क्लिनिकली जो है ना वो मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या किस किस तरह प्रेजेंट करेगा पेशेंट आपके पास, तो इधर आ जाओ। मतलब आपने अगर थायराइड का पेशेंट देखा हो ना तो आप बिल्कुल चुटकियों में जो है ना इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। मैंने लाइव बड़े देखे हैं, बहुत पेशेंट देखे हैं ना इस तरह के। एक तो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो क्लिनिकल फैक्टर्स में आ जाएगा कि उसको जो है ना वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, सर्दियों में उसको पसीने आ रहे होंगे, गर्मियों में फिर उसका अजीब ही हाल होगा ना, वो एसी के बगैर तो रह ही नहीं सकेगा। फ्लशिंग बहुत ज़्यादा होगी, उसका चेहरा सुर का GIT के ऊपर बहुत ज़्यादा होना, उसको हर वक्त जो है ना वो डायरिया लगा रहेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना वो उसका इतना जो है एक्टिव कर दिया है कि वो इवन GIT की मोटेलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब GIT की मोटेलिटी इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे जो भी वो फ़ैट खाएगा वो यहाँ पे अब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा GIT में, तो फ़ैट सारा उसके जो है ना वो स्टूल के अंदर आएगा, जिस और फैट इन स्टूल को हम क्या कहते हैं स्टीटोरिया कहते हैं। आपने ये बायोकेम के अंदर पढ़ा हुआ है बार बार। फिर हमारे पास इसको जो है ना कार्डिक फंक्शन है कि वो कहेगा मुझे अपनी दिल की आवाज़ जो अपने कानों में सुनाई देती है धक धक धक। फिर हमारे पास कुछ न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट्स आएंगे। ऑक्यूलर के ऊपर जो है ना आपने आई वाले जतोई में लिखा हुआ थायराइड आई डिजीज़। ठीक है, तो मतलब वो प्रोप्टोसिस वहाँ पे हो जाएगी था उसका जो है ना वो ऑक्यूलर बल्जिंग आइज़ यूँ कह लें कि खौफनाक बाहर निकली हुई आइए होंगी। ठीक, फिर हमारे पास जो है ना जिसे प्रोप्टोसिस कहते हैं ना वो, फिर हमारे पास लिड लैग होगा, मतलब उसकी लिड जो है ना वो क्योंकि आँख बाहर की निकली तो लिड पीछे लैग कर जाएगी। वजह क्या है लिवेटर पेल्पेब्राई सुपीरियोरस जो है ना वो सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन कर जाएगी। ठीक है, लिवेटर पेल्पेब्राई जो सुपीरियोरस मसल था ये सारा हमने आई में डिस्कस किया, इसकी जो है ना वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास लिड लैग होता है। फिर हमारे पास थायराइड स्ट्रोम, मतलब एकदम से जो है ना वो हर चीज़ उसकी एलिवेट हो जाए तो उसको हम कहेंगे थायराइड स्ट्रोम हो गया। और एपैथिक कुछ होता है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म जो आप देख लेंगे। डायग्नोसिस किस तरह करना, पेशेंट तो आ गया आपने क्लिनिकल सिम्टम दे, लेकिन आपने यूँ दवाई तो नहीं देनी। ठीक है,
उसके लिए जो है ना वो आपने सबसे पहले क्लिनिकली जो है ना उसको एग्जामिन कर लिया। नंबर सेकंड पर अपनी लैब डायग्नोसिस में देखना है। एक आप उसको जो है ना सीबीसी तो हर पेशेंट को रिकमेंड करते ही है ना, ठीक है। सीरम थायराइड टीएसएच देखना है, जहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से, फिर T3 और T4 का लेवल देखना है, ठीक है। सीरम टीएसएच और यहाँ पे हमारे पास फ्री T3 T4 और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक आपने देखना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक आपने देखना, उसको आयोडीन पिलाई जाती है, उसका अपटेक देखा जाता है, ठीक। मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन आपने उसकी बॉडी में डाली ना, अगर बहुत ज़्यादा जज़ब होगी तो इसका मतलब है कि कोई ग्रेव चीज़ चल रही है। लेकिन अगर इन्फ्लामेटरी थायराइड है तो हमारे पास जो है ना वो थायराइडाइटिस कहलाता है वो सारे का सारा। तो वहाँ हम आगे देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन, बस ये 3 टेस्ट आपने लाजमी करवा लेने हैं। ये तो थे सारे काम अगर तो थायराइड ग्लैंड में ओवर हो चुकी है हर चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ, ओके जी, सॉरी फॉर दैट, वो स्टैंड गिर गया थोड़ा सा। अच्छा, अब जो है ना वो हमने हाइपर तो देख लिया, अब थोड़ा सा हाइपो को देख ले, फिर जितने भी इससे रिलेटेड है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास होता है ना हाइपोथायराइडिज्म, इसके अंदर जो है ना वो T3 और T4 लेवल आपको कम नहीं देगा। काज क्या है, वही आपने बच्चों वाली बात है, कुछ जेनेटिक काज आ सकता है, इंडेमिक आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब वो कुछ इस इलाके में रहता है जहाँ पहाड़ी इलाके में जहाँ पे आयोडीन की बहुत कमी हो जाती है, या फिर कोई भी ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ उस बंदे को है, या फिर कोई एट्राजेनिक जो है ना वो हमारे पास काज होती है, ठीक है। तो अब इस पेशेंट किस किस तरह जो है ना वो आपके पास हाइपोथायराइडिज्म के साथ प्रेजेंट करेगा। 2 तरह की जो है ना वो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को आयोडीन की कमी हो तो उसकी ब्रेन की ग्रोथ भी जो है ना वो रुक जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे ब्रेन अच्छा डेवलप नहीं है, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, वो अपना आयोडीन लेवल जो है ना वो चेक करवाया करें कि उनकी डाइट के अंदर आयोडीन कम तो नहीं है। टेस्ट करवाने से बहुत बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हमें हाइपो है, और स्टडी में तवज्जो नहीं दे पाते। एग्जैक्ट रीज़न यही होती है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो है ना वो ये अगर तो बच्चा है तो वो उसको हम कहेंगे क्रेटिनिज्म से का शिकार है, ठीक है। अगर वो बड़ा है तो इसको हम कहेंगे मैक्सिडीमा, ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है, क्रेटिनिज्म बेसिकली क्या है, ये हमारे पास अमूमन चाइल्ड में प्रेजेंट करते हैं। सी से क्राई करता है ना, तो मैंने याद है क्राई कौन करता है, चाइल्ड करता है, तो क्रेटिनिज्म के लिए हमारे पास ये होगा। स्केलेटल सिस्टम माल डेवलपमेंट, ये पेशेंट मैंने लाइव देखा हुआ है हमारे गांव में, जहाँ ईद पे मैं गया था, मैंने देखा था जी इसको को। वो जो हमसाए थे ना उनके घर में एक था, उसकी उम्र आई थिंक थी कोई 20-25 साल थी ना, और वो बिल्कुल जितना होता है ना कि 5वीं का बच्चा, वो बेचारा एग्ज़ाम देने गया बोर्ड का, तो वहाँ पे एग्जामिनर ने उन्हें निकाल दिया कि तुम बच्चे किसके साथ आए हो। वो कहता है सर मेरा पेपर है। उन्होंने फिर स्लिप दिखाई सारी, उसका आईडी वो बेफाम चेक किया, फिर जाकर उसको बेचारे को पेपर देने दिया। बड़ा मसला होता है ये, कम्युनिटी में सर्वाइव करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लोग एक तो मजाक उड़ाने वाले उसको नहीं जीने देते। स्केलेटल सिस्टम जो है ना वो माल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, बिल्कुल छोटा रहता है, जो होता है वो भी माल। मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है, मेंटली जो है ना वो थोड़ा सा रिटार्डेड होते हैं, और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन मैथ वाली कर नहीं पाते। शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और इसके अलावा फीटल माल ब्रेन डेवलपमेंट, अगर फीटल है तो उसके अंदर जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट होगी भी, तो वो माल डेवलपमेंट होगी। जबकि मैक्सिडीमा जो है ना ये बेसिकली अडल्ट के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो जो क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी, हर वक्त थका थका लो मूड उसका रहेगा, तो एक्सरसाइज कैपेसिटी उसकी जो है ना वो हमारे पास कम होती है, ठीक है। साथ में उसकी जो अगर आप कार्डिक आउटपुट देखेंगे वो भी कम देखिए, और ब्रेथलेस में थोड़ा सा काम करेगा तो उसको सांस चढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना वो इन इन पेशेंट के अंदर ना, यार ये कौन कॉल है इस वक्त कर रहा, ओके। फिर जो है ना एथ्रोजेनेसिस बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर जो है ना वो एलडीएल जो है ना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि बॉडी के लिए ख़तरनाक है, उनका लेवल ज़्यादा है। जबकि एचडीएल का लेवल जो है ना वो हमारे पास कम होता हुआ नज़र आता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो डायग्नोसिस किस तरह करना है, सीरम आपने सीरम टीएसएच करवा लेने, सीरम टीएसएच, साथ में हमने फ्री T3 और T4 करवा लेना है, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे। अगर देखिए ऐसे पेशेंट के अंदर जो है ना अगर, क्योंकि इनके अंदर T3 T4 कम आ रहा है ना, ठीक है, तो ये बॉडी को रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो वो TSH बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होगा। तो मैं 2 अब MCQs में आपको बताने लगा हूँ, गौर से सुनना ज़रा। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, इसको मैं
देखो, अगर हाइपर का केस होगा और हाइपो का केस होगा, किस तरह आपने देखना है। देखो, हाइपरथायराइडिज़्म के अंदर TSH, T3 और T4 देखना है। T3 और T4 हाइपर के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि हाइपो के अंदर जो है ना वो T3 और T4 कम होगा, ठीक है। ये एक बात ये होगी। अब देखो, इनका जो है अपोजिट TSH के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर तो T3 और T4 बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ठीक, तो बॉडी जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए TSH को ना बॉडी इंटीरियर पिट्यूटरी को तुम कम करोगे, तो हाइपर वाले पेशेंट में TSH लेवल कम आपको मिलेगा। ईजी हो गया। जबकि हाइपो वाले पेशेंट में क्योंकि T3 और T4 कम है, तो बॉडी एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देके इसको कम करवाया था, लेकिन यहाँ पे अब ऑलरेडी कम है, तो बॉडी जो है ना वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा तुम TSH बनाना शुरू करो, तो TSH जो है ना वो एलिवेटेड होगा इन हाइपोथायराइडिज्म में। ये MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अमूमन कन्फ्यूज़ करते हैं। अगर आपके पास लैब डायग्नोसिस में आ जाए, अगर T3 T4 एलिवेटेड लेकिन TSH कम है, तो इसका मतलब कि वो हाइपर का पेशेंट है, ठीक है। तो ये एक आपको MCQ बताने थे मैंने, इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे जो है ना उसने फिर लिखा हुआ है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ के बारे में। ओके जी, अब जो है ना वो कुछ ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ जो है ना उसको मैंने अलग इसलिए कर दिया कि ताकि यहाँ पे आपको सारा समझ आए। तो ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करनी। इसके अंदर सबसे पहले मशहूर ज़माना हमारे पास है हैशिमोटो, हेलोमोटो, ठीक है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस। ये क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे जो है ना बॉडी की अपनी इम्यूनिटी, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, ठीक है। ड्यू टू जीनेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, यहाँ पे जो जीन होते हैं ना वो CTLA4 और PTPN22, इन दो के नाम याद कर लेना बस, ठीक है। इनके अंदर म्यूटेशन की वजह से होता है। एपिथीलियम ऑफ थायराइड फॉलिकल जो है ना इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। ये थायराइड है तो इसकी एपिथीलियम जो होता है ना, ठीक है, एपिथीलियम ऑफ थायराइड, इसके पास जो है ना वो ख़ास रिसेप्टर्स होते हैं जो जिसके ऊपर जाके वो TSH एक्ट करता है। फॉलिकल्स के अंदर थायरोग्लोब्यूलिन होते हैं जो कि अटैच करते हैं आयोडीन को, ठीक है। वो आयोडीन जो है ना वो T3 और T4 की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आयोडीन इसलिए ज़रूरी है कि इसने T3 और T4 की प्रोडक्शन करनी है। अगर आयोडीन ही नहीं होगी, T3 और T4 की प्रोडक्शन नहीं होगी, बंदा हाइपो में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये सारा आपने जो है फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ, इसलिए मैं हल्का सा टच दे रहा हूँ। तो थायराइड पर ऑक्सीडेज जो है ना वो इसको आयोडीन को T3 और T4 में, ये आयोडाइड होता है, इसको फिर वो आयनिक फॉर्म से में उसके अंदर तब्दील करता है आयोडीन के अंदर, ठीक है, ताकि आयोडीन जो है ना वो थायरोक्सिन के साथ टायरोसिन के साथ मिल के जो है ना वो T3 और T4 बना दे। कोई मुश्किल कहानी नहीं है यार। फिजियोलॉजी के अंदर से मुझे याद आ रहा है कि इस तरह करके जो है ना वो एक टेबल सा बना हुआ था, बाहर से जो है ना वो आयोडाइड आती है, ठीक है, वो पहले इसको जो है ना वो ट्रैप किया जाता है, ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है ना उसको T3 और डी आयोडिनेशन T3 और T4 में कन्वर्ट करते हैं, डाई आयोडो टायरोसिन हो गया, और फिर मोनो आयोडो टायरोसिन। जब मोनो और डाई मिलते हैं और जब डाई और डाई मिलते हैं तो वो T4 बनाते हैं, अगर मोनो और डाई मिलते हैं तो वो T3 बना के फिर वो रिलीज़ हो जाती है। इस तरह करके एक था ना, बस उसको थोड़ा सा ध्यान में लाना, ठीक। अब इसका सारा रिलेशन है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ। एंटीबॉडीज़ जो बनेगी, ठीक है, मैंने कहा कि ऑटोइम्यून ये डिजीज़ है, तो एंटीबॉडीज़ जो बन जाती हैं ना वो किस किस के ख़िलाफ़ बनेगी, या तो फिर एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज के ख़िलाफ़ बनेगी, ठीक है। मतलब ये जो पर ऑक्सीडेज है ना, ठीक है, एंटी पर ऑक्सीडेज जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, या फिर एंटी थायरोग्लोब्यूलन इसके खिलाफ बन जाएगी, या फिर जो TSH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है ना इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन, मतलब जो सिग्नल आ रहा है उसके खिलाफ, या थायरोग्लोब्यूलन के खिलाफ, या जो एंजाइम है ना उसके खिलाफ बन जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर पैथोजेनेसिस में जो है ना वो CD8 जो है ना वो किलिंग होती है, साथ में साइटोकाइन मीडिएटेड होती हैं, सेल डेथ होती है, और एंटी थायराइड होती है। इंटरफेरॉन गैमा जो है ना वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो आपको डिफ्यूजली जो है ना वो इन लार्ज थायराइड ग्लैंड में मोनो न्यूक्लियर इनफिल्ट्रेशन आपको दिखी जाएगी, ठीक है। एट्रोपिक फॉलिकल जो है ना वो लाइन किए होंगे बाय हार्टल सेल्स के ज़रिए,
ठीक है। फिर इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे इसके अंदर। सही हो गया। यहाँ पे जो है ना वो आपको जो हर्टल सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ग्लैंडुलर हाई माइटोकॉन्ड्रिया और इओसिनोफिलिक सेल, वो सेल जो ग्लैंडुलर हो और उनके अंदर हाई माइटोकॉन्ड्रिया हो और इओसिनोफिलिक हो, इनको हम कहते हैं हर्टल सेल या ऑक्सीफिल सेल भी इनका दूसरा नाम आता है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर में यही है कि आपको पेशेंट जो है ना वो इनलार्ज ग्लैंड मिलेगा, कि ग्लैंड इनलार्ज है लेकिन यहाँ से T3 और T4 की प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो हशिमोटो के अंदर क्या होगा, अगर क्लिनिकल सिनेरियो में इनलार्ज ग्लैंड है, ठीक है, साथ में आपका जो हाइपोथायराइडिज्म के साथ प्रेजेंट करे पेशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी ना दो फेसेस आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो फेसेस कौन कौन सी आती हैं। नंबर 1 पे इनिशियल फेज़ और एक हमारे पास होती है लेट फेज़। इनिशियल फेज़ और हमारे पास लेट फेज़, हशीमोटो की बात कर रहा हूँ। इनिशियल फेज़ में ना T3 और T4 यकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले जो रिज़र्व होते हैं ना, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जब एक्ट करती हैं थायराइड के ऊपर तो जितने भी रिज़र्व होते हैं वो छू करके निकल जाते हैं। इन सिंपल वर्ड समझा रहा हूँ। जो T3 T4 का लेवल यकदम ज़्यादा, तो बॉडी के अंदर फिर TSH ज़ाहिर बात है कम होना शुरू हो जाएगा। और हमारे पास जब आप रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करेंगे ना, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, तो वो भी आपके पास कम आएगा, क्योंकि थायराइड जो है ना वो डैमेज हो रहा है सारे का सारा। जबकि लेट फेज़ के अंदर क्या होगा, अब जब सारे रिजर्व निकल गए, थायराइड ग्लैंड डैमेज हो गया, तो T3 और T4 आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमारे पास भी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर जो जब ये कम होगा, बॉडी पिट्यूटरी को कहेगा तुम TSH क्यों नहीं बना रहे हो, तो TSH का लेवल जो है ना वो रेज हो जाएगा लेट फेज में। बाकी रेडियो एक्टिव आयोडीन क्योंकि डैमेज चीज़ है तो उसने कोई रेडियो एक्टिव लेना नहीं है, तो रेडियो एक्टिव अपटेक भी हमारे पास यहाँ पे कम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये T3 और T4 का हमने ज़्यादा इनिशियल फेज में और लेट फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको पूछते हैं कि किस डिजीज़ के साथ रिलेटेड है। इनिशियली उसका ये था, फिर लेट फेज में ये था, इन लार्ज ग्लैंड हाइपोथायराइड के साथ पेशेंट में प्रेजेंट किया, तो डिजीज़ कौन सी है, हाशिमोटो है लाला जी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि मतलब आपने बता देना शुरू में सर T3 और T4 जितने से ही वो एकदम निकले तो TSH बॉडी ने कम कर लिया अपना, लेकिन ऐसा ऐसा फिर जो है ना वो जितने होता है ना लाइक बीटा सेल एसोसिएटेड नॉन हाजकिन लिम्फोमास, वो वैसे ही होता है, आयोडीन की अपटेक कम करवा देनी है। लेकिन लेट फेज में T3 और T4 की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, अब उसके पास पैसा टका है नहीं, तो T3 और T4 ड्रॉप, तो बॉडी TSH को तुम उठो यार बनाओ TSH, तो यहाँ पे जो है ना, लेकिन ग्लैंड ऑलरेडी तो बाहर, तो TSH का लेवल हमारे पास बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो ये था हमारे पास हशीमोटो। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ये ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है थायराइड ग्लैंड के एसोसिएटेड विद HLA-DR5 के साथ जो है ना ये सूची, बस ये एक नाम है, मतलब 5 लानत भेजनी है इसके ऊपर यूँ आप निकाल के, तो बस ये यहाँ से मैंने बस एक याद किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो फिर इनिशियल फेज़ भी बता दी, फिर मैंने कहा अच्छा यहाँ पे जो है ना वो आयोडीन लेवल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आयोडीन लेवल बॉडी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ना वो यूज़ हो रहा है ना यूटिलाइज हो रहा है, तो भी वहाँ पे ऑलमोस्ट नॉर्मल ही नज़र आता है आपको। फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है जर्मिनल सेंटर ऑफ दी हर्टल सेल्स की बात आपने नहीं भूलनी, अगर हर्टल सेल्स का लिखा हुआ है तो आपने हाशिमोटो की तरफ एक तरफ ज़रूर गौर करना है, और बस यही है। फिर हमारे पास आता है सब एक्यूट थायराइडाइटिस, या जिसे हम डीक्वेरियन थायराइडाइटिस भी कहते हैं। ओके जी, तो अभी जो है ना वो हमारे पास है सब एक्यूट या ग्रैनुलोमिएटस डीक्वेरियन थायराइडाइटिस। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली ये आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, जब भी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन, पहले हिस्ट्री होगी उसकी वायरल इन्फेक्शन की, उसके बाद जो है ना वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन था, इसके बाद जो है ना वो हाइपोथायराइडिज्म वाली सारी की सारी, क्योंकि वो वहाँ पे थायराइडाइटिस आ रहा है ना, तो मतलब थायराइड ग्लैंड ख़त्म होता जा रहा है, तो हाइपो वाली कंडीशन आएगी, तो हाइपोथायराइडिज्म की इसकी वजह बेसिकली क्या है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यूनिटी आई है ना बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी ने कहा वो वायरस आ गया इसको मारो, तो इसकी इम्यूनिटी के नतीजे में साथ में जो जरासीम मार रहे थे, साथ में ग्लैंड भी मार गया बेचारा, इसी के अंदर रगड़ा गया। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर में थायरोटॉक्सिकोसिस होगी, मतलब शुरू में जो है ना वो T3 और T4 आपको बहुत ज़्यादा, जितने भी वो रिजर्व होंगे निकलेंगे, TSH आपको कम मिलेगा, लेकिन लेट फेज में वही कम हो जाएंगे T3 और T4, और हमारे पास वो हाइपो वाली सारी की सारी आएगी। मॉर्फोलॉजी जब देखेंगे आप, तो आपको थायराइड के जो फॉलिकल्स हैं ना वो आपको डिस्ट्राई मिलेंगे, साथ में ग्रैनुलोमिएटस इन्फेक्शन, जो
टीबी के अंदर आपको दिखते हैं कभी कभार। तो ग्रैनुलोम कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ग्रैनुलोमाइटिस, जिस तरह एब्स्टेंट बार वायरस मेरे ख्याल में ग्रैनुलोमाइटिस करते हैं, देख लेना ये, ठीक है। तो ग्रैनुलोमाइटिस जो है ना वो थायराइडाइटिस जो है ना वो जो फॉलो करता है वायरल इन्फेक्शन को, वो हमारे पास है। सेल्फ लिमिटेड है, लेकिन ये अगर प्रोग्रेस करती तो हाइपो है, ठीक है। तो हमारे पास फिर वो कह रहा है, हमारे पास नंबर 4 पे है क्या, सब एक्यूट थायराइडाइटिस जो कि पोस्ट पार्टम होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ जो है ना वो कह रहा है कि हो जाता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दी। अब हमारी एक रह गई है ग्रेव डिजीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगे हाथ ये भी कर ही लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी, आपके पास भी, ठीक है। जल्दी से बताता हूँ। ग्रेव बेसिकली एक साइंसदान का नाम था जिसने ये डिज़ीज़ जो है याद की, तो उसको हम कहते हैं ग्रेव डिज़ीज़। ये बेसिकली मैंने याद है कब्र में जाने वाली जो है ना वो डिज़ीज़ होती है। इसके अंदर बंदे को इतना हाइपर कर दिया जाता है कि वो कत्ल हो जाता है और वो बंदा कब्र में चला जाता है। मैंने यूँ याद किया हुआ था, बस आप अपना निमोनिक में, मतलब ये इसके अंदर हाइपर थायराइडिज्म होता है, ठीक है। हाइपर हुआ बंदा, बंदे ने लड़ाई की, कत्ल हो गया और वो जो है ना कब्र में चला गया। अमूमन ये कत्ल शत्ल की जो है ना ये लफ्ज़ यूट्यूब वाले मानते नहीं, वो कहते तुम क्या पढ़ा रहे हो उल्लू के पट्टे, अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी फॉर दिस इज़ जस्ट फॉर माई निमोनिक। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये भी एक, ठीक है। बाकी ऑटो इम्यून में हम देखा कि हम हाइपो हो रहा था, लेकिन ये ऑटो इम्यून है, इसके अंदर ग्लैंड हाइपर चला जा रहा है, मतलब इसके अंदर T3 और T4 का लेवल टपाटप इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अंदर ग्रेव डिजीज़ के अंदर ना एक हमारे पास ट्राइएड जो है ना वो आपने याद रखनी है। क्या क्या चीज़ होगी? नंबर 1 पे आपके पास थायरोटॉक्सिकोसिस होगी, अगर ये बना देंगे तो काफ़ी होगा। नंबर 2 पे हमारे पास ऑप्थेल्मोपैथी होगी, और नंबर 3 पे हमारे पास होगी डर्मोपैथी। थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होगा, आपका T3 और T4 लेवल हाई होगा नंबर 1 पे। ऑप्थेल्मोपैथी में क्या होगा, आपका प्रोप्टोसिस होगा, मतलब बल्जिंग आई आपको नज़र आ जाएंगी, एग्स ऑप्थेल्मस जो है जिसे हम कहते हैं। और डर्मोपैथी में स्किन के ऊपर जो है ना वो स्किन जो है ना वो स्केली हो जाएगी, जब आप उसकी अमूमन मोस्टली जो है ना टांगों के ऊपर जो टिबिया है आपकी बोन टांग की, उसके ऊपर आप देखेंगे तो वो चमकती हुई आपको नज़र आएगी। तो ये बड़ी निशानी है ग्रेव डिजीज़ की। आँखें, टांग और ग्लैंड का जो हार्मोन है, इम्यूनिटी से ऐसी चीज़ें बनती हैं जो, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है ना, तो ऑटो इम्यून में क्या होगा, इम्यूनिटी से जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें बन गई जो कि ग्लैंड को हाइपर कर गई, तो इसे हम ग्रेव डिजीज़ कहेंगे। अब इसके अंदर जब हाइपर हो जाएगा तो आपके पास जो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, हार्ट रेट उसका इंक्रीज हुआ होगा, साथ में नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, इरिटेबिलिटी इरिटेबल होगा, साथ में प्रोप्टोसिस बल्जिंग आई होगी। काज क्या है, वही आपने कुछ जीन्स जो है ना वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, CTLA4, ठीक है, और PTPN22 जो है ना इसकी म्यूटेशन कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए MCQ के अंदर, ये इसकी म्यूटेशन आपको पता होगी, ठीक है। पैथोजेनेसिस में देखेंगे तो आप जो है ना इसके अंदर देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग IG, ठीक है। फिर थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़, थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग IG, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाइंडिंग इनहिबिटर्स, ये 3 चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग IG है ना, ये क्या करता है, IgG जो है ना, ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो TSH के रिसेप्टर्स के ऊपर लगते हैं। जो TSH का रिसेप्टर है ना उसके ऊपर जाके लगे, उसे कहते हैं मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, तुम बनाना शुरू करो, सिंपल बात। फिर जो थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग है ना TSH, ठीक है, ये जो है ना ये फोलिकल और एपिथेलियम की ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज़ करवाएंगे, जबकि थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटर्स एंटीबॉडीज़ जो है ना ये क्या करती हैं, ये TSH के ऊपर कभी कभार काम करती है। अगर ज़्यादा काम कर गई तो मरीज़ जो है ना वो फिर हाशिमोटो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभार ग्रेव डिजीज़ का पेशेंट हाशिमोटो के अंदर क्यों कन्वर्ट होता है कि यहाँ पे जो TSH इनहिबिटर बाइंडिंग इनहिबिटर्स है ना, बाइंडिंग इनहिबिटर्स वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन गए तो इस ग्रेव डिजीज़ को वो हाशिमोटो में, मतलब हाइपर से वो उसको हाइपो में ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, आई के ऊपर वो कह रहा है कि हमने देखना है कि आपको मोनोन्यूक्लियोसिस दिख जाएगा, एडीमा दिख जाएगा, स्वेलिंग दिख जाएगी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की, साथ में वो कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट की कम्युलेशन होगी, और साथ में एडिपो साइड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको आँख में, जिसकी वजह से आपकी आँख बल्जिंग होगी।
डिफ्यूज सिमेट्रिकल कैप्सूल होगा। माइक्रोस्कोपिक वैल्यू वो कह रहा है क्राउडेड फॉलिकल एपिथेलियम होगी। पेपिलरी प्रोजेक्शंस आपको नजर आएंगी। पेल कोलाइड लिम्फाइड इन्फ्लेट फिल्ट्रेट, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू में जो है ना वो कह रहा है कि ऑर्बिटल टिश्यू और थिक एंड जो है ना वो डर्मस हो जाएगी। हीलिंग और फाइब्रोसिस आपको वो सारी की सारी दिख जाएगी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में ग्रेव डिजीज़ का पेशेंट किस तरह आता है, अगर आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो आ जाए तो वो हाइपरटेंशन एक तो होगा। ऑडिबल बुरट, एक उसने लफ्ज़ लिखा हुआ आयोडिबल बुरट, ये क्या होता है? जब खून तेज़ी से मूव करता है, वो इवन स्टेथोस्कोप के ज़रिए भी हम जो है ना वो उसका खून की जो है ना वो सुन सकते हैं। लैब डायग्नोसिस में T3 और T4 लेवल हाई होगा, TSH कम होगा, और रेडियो एक्टिव जो है ना वो अपटेक वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। TSH सिर्फ कम होगा, बाकी T3 T4 ज़्यादा, और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक ज़्यादा होगा। एक्स ऑप्थेलमस होगा, आंखें बाहर की तरफ जाएंगी, और पेरी ऑर्बिटल मैक्सोडीमा होगा उस पेशेंट को। ठीक है, तो आंखों के गिर्द जो है ना वो आपको एडीमा सा जो है ना वो आपको दिख जाएगा। तो ये था हमारे पास ग्रेव डिजीज़ के बारे में इम्पोर्टेंट सी बात, जो कि आपने हाइपर के साथ इसको कोरिलेट करना है। और इसके अंदर एंटीबॉडी IgG आपने नहीं भूलनी, जी करता करता सारा नुकसान है, और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एक बड़ी मिसाल है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो क्लासिकली जो है ना वो चाहे वुमेन बेरिंग चाइल्ड 20 से 40 साल की उम्र के अंदर वो कह रहा होता है। फिर डिफ्यूज गोइटर है, एक्सऑप्थेल्मल पेरी ऑर्बिटल मैक्सोडीमा। ठीक है, इसके अंदर किसी के कॉन्ट्राइटन सल्फेट आपने पढ़ा था, और हाइलुरोनिक एसिड। कॉन्ट्राइटन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड ये सारे आपने बायोकेम के अंदर पढ़े हुए हैं। इनकी सिंथेसिस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो जो ना एक्स ऑप्थेलमस की तरफ वो पेशेंट जाना शुरू हो जाएगा। बाकी आपने स्किन जो, जिसे मैंने कहा था टिबिया के ऊपर जो स्किन होती है वो उसकी आपको बहुत चमकती नज़र आएगी। फाइब्रोब्लास्ट बिहाइंड दी ऑर्बिट आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इरेगुलर फॉलिकल्स होंगे। लैब में जो है ना वो फ्री T3 T4 ज़्यादा, TSH कम, और जो उसका जो है ना हाइपोकोलेस्टेरोनीमिया होगा। कोलेस्ट्रोल लेवल जो है ना वो हाइपो में, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना वो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हाइपो में जो वो जाना शुरू हो जाएगा, हाइपोकोलेस्टेरोनीमिया। लेकिन ग्लूकोज का लेवल जो है ना वो ज़्यादा होगा। वजह क्या है? वहाँ पे जो है ना वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है जी, कोलेस्ट्रोल कम, ग्लूकोज ज़्यादा आपने कर देना है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? बीटा ब्लॉकर दे दें ताकि जो दिल ज़्यादा चल रहा है ना उसको रोक सकें। थायामाइड देनी है, रेडियो एक्टिव एबिलिएशन दे देनी है। थायराइड स्टोन जो है ना वो पोटेंशियली जो है ना कह रहा है फेटल हो सकता है। कैटेकोलामीन की ज़्यादा होने की वजह से ना हमारे पास वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है मुंह में, तो फिर हमें जो है ना वो सर्जरी करनी पड़ जाती है एड्रीनल मेडुला की। फिर अरिदमिया के साथ प्रेजेंट करते हाइपरथर्मिया, वोमिटिंग उसको बहुत ज़्यादा होगी, तो इसके लिए हमने ट्रीटमेंट प्रोपाइल थायरोयूरासिल PTU, प्रोपाइल थायरोयूरासिल आपने नहीं भूलना, वो आपने देना। ये आपने फार्माकोलॉजी के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको लाइट से ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसने एक लफ्ज़ लिखा है मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड विद मल्टीपल नोड्यूल। अगर थायराइड ग्लैंड जो है ना वो इनलार्ज और उसके अंदर आपको छोटे 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 नोड्यूल मिले ना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थायराइड। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये आयोडीन डेफिशिएंसी जो है ना मोस्टली जो है वो नोड्यूलर की वजह, और ये नॉन टॉक्सिक होता है जिसे हम यू थायराइड कहते हैं, और ये TSH इंडिपेंडेंट होता है। और हाइपर थायराइडिज्म के साथ जो जिसे हम टॉक्सिक गोइटर कहते हैं ना, क्योंकि ये नोड्यूल जो है ना ये इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा देंगे T3 और T4 की, और वो हाइपर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा पेशेंट। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें, बाकी और क्या रह गया? फिर एक उसने ना बुक के अंदर ग्वाइटर का जो है ना वो जिक्र किया हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो ग्वाइटर को भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। ग्वाइटर क्या होता है? जिसे हम कहते हैं गिल्लड़। ठीक है, बेसिकली क्या है? ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, जिन इलाकों में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है ना उसके अंदर बेसिकली क्या होता है? ग्लैंड जो है ना वो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के साथ प्रेजेंट करता है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि T3 और T4 की प्रोडक्शन के लिए हमें आयोडीन चाहिए ही चाहिए। जब आयोडीन की कमी होगी तो ये ग्लैंड बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है, कि T3 और T4 नहीं बन रहा मेरे से, वो हद से ज़्यादा जो है ना वो आयोडीन अपटेक करने की कोशिश करेगा। जो बची खची आयोडीन है ना वो उसको भी खींचने की, जिसकी वजह से ना वो लीड करेगा हाइपोट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। वो मतलब वो सूझ जाएगा कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, आग बगोला हो जाएगा, जिसे हम हाइपोट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया से प्रेजेंट करते हैं ग्वाइटर के साथ। मॉर्फोलॉजी में क्या है? डिफ्यूज ग्वाइटर हो सकता है, कोलाइड ग्वाइटर हो सकता है, या मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर हो सकता है। ठीक है, या तो वो डिफ्यूज़ हो सकता है, सारा ग्लैंड एक जैसा फूला हुआ होगा, या हमारे पास कोलाइडल होगा, आधा जगह पे आधा होगा, आधे पे वो ठीक होगा, या मल्टी नोड्यूलर, वहाँ पे नोड्यूल्स आपको उस ग्वाइटर के अंदर मिल जाएंगे।
ठीक है। अब पैथोजेनेसिस क्या है कि किस किस तरह ये प्रेजेंट करता है, या तो वो एंडेमिक गोइटर हो सकता है या स्पोरेडिक गोइटर होगा, ठीक है, या एंडेमिक गोइटर होगा या वो स्पोरेडिक गोइटर होगा। एंडेमिक में बेसिकली क्या है, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ के पानी में आयोडीन की कमी है, जिस तरह हिमालय के लोग हैं। अच्छा, क्लिनिकल में आता है कि हिमालय का पेशेंट है, वहाँ पे यूं 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 हुआ है, तो क्या होगा, तो हिमालय के पेशेंट में एंडेमिक गोइटर होता है। स्पोरेडिक में जो है ना, वो यहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती, आयोडीन पूरी होती है, लेकिन प्यूबर्टी के वक्त यकदम जब ग्रोथ ज़्यादा होती है ना बंदे की, ठीक है, तो T3 और T4 की बॉडी को कमी महसूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। T3 और T4 की कमी बॉडी कहती है यार मेरे पास तो है ही कम, क्योंकि यकदम से बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू होगी, तो इस वजह से हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं स्पोरेडिक गोइटर, कि वहाँ पे गिलट फिर उसका नज़र आना शुरू हो जाता है, तो लेकिन वो एक्चुअल में आयोडीन की कमी नहीं होती। यहाँ पे आयोडीन की कमी थी एंडेमिक में, यहाँ पे आयोडीन की कमी नहीं होती, आयोडीन ठीक है लेकिन उसकी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू होती है। या फिर कुछ लोग ना ख़ास सब्ज़ियाँ ही सिर्फ खाते हैं, और उन सब्ज़ियों की वजह से उनके अंदर जो है ना वो आयोडीन की डेफिशिएंसी का बायस हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, तो वो आपको ये स्पोरेडिक गोइटर करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है थायराइड नियोप्लाज्म। ओके जी, तो अभी जो है ना वो हम थायराइड नियोप्लाज्म जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो एडिनोमा हो सकता है या नोड्यूल, या फिर इसको कार्सिनोमा के साथ को रिलेट करते हैं। अच्छा, दो तरह के नोड्यूल होते हैं, एक हमारे पास होते हैं कोल्ड नोड्यूल, एक हमारे पास होते हैं हार्ड नोड्यूल। क्या फ़र्क है, कोल्ड नोड्यूल जो है ना, अगर वो कम आयोडीन ले नोड्यूल, आपने आयोडीन दी उसने कम जज़ब की, इसका मतलब है ये कोल्ड नोड्यूल है। लेकिन हार्ड नोड्यूल अगर उसने अगर आपने आयोडीन दी और उसने बहुत ज़्यादा जज़ब कर ली, तो इसका मतलब है ज़्यादा जज़ब करने वाले को हार्ड कहेंगे और कम जज़ब करने वाले कोल्ड। लेकिन इनमें से मैलिग्नेंट कौन सा है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, तो ये कोल्ड जो ठंडे लोग होते हैं ना, वो जो है ना वो मीसने होते हैं और वो आराम आराम से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, ये मोर मैलिग्नेंट होता है, ठीक है, ये मोर मैलिग्नेंट है जबकि ये लेस मैलिग्नेंट है। अच्छा, एडिनोमा की जो है ना वो थायराइड नियोप्लाज्म में एडिनोमा में है ना बिनाइन होता है, और ये थायराइड फॉलिकल से अराइज होता है, ये तो आपको पता ही है ना, ठीक है। म्यूटेशन होती है TSH जो रिसेप्टर पाथवे है ना, उसके अंदर म्यूटेशन हो सकती है। GS जो है ना वो स्टिमुलेटरी होता है, इसके अंदर जो अल्फा सब यूनिट है जिसके हमने कहा था जी नस वाला जो है ना, म्यूटेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, T3 और T4 बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा जो एडिनोमा को लीड कर देगा। साथ में कभी कभार वो कह रहा है कि रास जीन जो है ना इसकी म्यूटेशन हो सकती है, या थायराइड ऑटोनोमी खुद ब खुद हो सकता है, या फिर कोई हार्ड नोड्यूल वहाँ पे आ गया जिसने बहुत ज़्यादा आयोडीन जज़ब कर लिया और वो एडिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। ग्रॉस में ये क्या होगा, सॉलिटरी होगा, वेल डिफाइंड कैप्सूल इसका होगा, यूनिफॉर्म होगा, हर्टल सेल जिसके अंदर इओसिनोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, एंडोक्राइन ATP होगा, कैप्सूल इंटीग्रिटी। क्लिनिकल फीचर में ये नोड्यूल पेनलेस होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस होती है, कोल्ड होता है, या हार्ट हो सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तो आपको। अच्छा, पेशेंट के अंदर जो है ना वो ये नियोप्लेजिया जब हो जाता है तो उसको खाने में जो है ना मसला होता है जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं, जब वो गले से खुराक निकलता है तो उसके अंदर। अच्छा, फिर है थायराइड कार्सिनोमा, वो मैंने कुछ एक चार्ट बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसको जो है ना थोड़ा सा रफ लिखा हुआ लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इस लिखाई को इग्नोर माना, बड़ी जल्दी में मैंने बनाए थे। थायराइड कार्सिनोमा में पेपिलरी हो सकता है जो 80% है, फॉलिकुलर 5 से 15% एनाप्लास्टिक है, या फिर हमारे पास मेडुलरी हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में क्या, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, मैप काइनेज पाथवे, माइटोजिन एक्टिवेटेड पाथवे होता है, ठीक है, या फिर AKT पाथवे होते हैं, ये सारे जो ट्यूमर सप्रेसर हैं, ये पाथवे बगैर किसी सिग्नल के जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। जो ट्यूमर सप्रेसर ये ख़राब हुआ, सिग्नल पाथवे जो है ना वो एक्टिवेट हुए, इसकी वजह से क्या होगा, टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्टिवेटेड हो गया। पेपिलरी कार्सिनोमा में मैप के पाथवे जो है ना उसके अंदर मसला होता है, जीन रीअरेंजमेंट जो होता है ना वो रेड या और BRAF जो है ना इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। ये आपके अगर आप पेथोमा से कर लेंगे ना तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। फॉलिकुलर में आपके पास रास होता है, एनाप्लास्टिक में TP53 के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। मेडुलरी के अंदर रेड प्रोटोन को जिनके अंदर म्यूटेशन है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, कैल्सिटोनिन की सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये फॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल में सेक्रेशन जो होती है, इसके अंदर हमारे पास पेपिलरी होता है, लो क्यूबाइडल एपिथेलियम, ब्रांचिंग, फाइब्रोवैस्कुलर। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई आपको मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। एम जो है ना वो मेडुलरी के अंदर आपको ऑर्फन एनी आई जो है ना वो न्यूक्लियाई आपको दिख जाती हैं। फिर हमारे पास सूडो इंक्लूजन होती है, सोमामा बॉडीज होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, लिम्फेटिक इन्वेजन होती है, और इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट होता है। नॉन फंक्शनल है, एज है, वो कोई बात नहीं। फॉलिकुलर में वाइडली इन्वेसिव है,